फर्स्टली आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी के बारे में कि काई है क्या चीज, कि बेसिकली करते क्या है उसमें, एंड पूरा इंट्रोडक्शन उसका एक बार हो जाए। सो बेसिकली जैसे आपने बोला, काय तो नहीं, इट्स बेसिकली कीकी। और ओके। कीकी प्राइवेट लिमिटेड जो है स्टार्ट हुई एज अ टीम, क्योंकि रविंदर बहुत सालों से कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, मैं भी अपने खुद के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था। बट देन वी केम टुगेदर एज अ टीम इन आवर कॉलेज टाइम। तो तब एक कंपटीशन हो रहा था, आइडियाथॉन कैफे है ना। तो आइडियाथॉन कैफे हो रहा था हिंदुस्तान यूनिलीवर की तरफ से। तो वहां पर हम लोगों को अपने आइडियाज प्रेजेंट करने थे। तो तब रविंदर मेरे को मिला, और उस टाइम पर मैं अपना एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग आगे लेकर के गए, क्योंकि रविंदर की हार्डवेयर के अंदर एक्सपर्टीज अच्छी खासी थी, आर्डुइनो पर अच्छे से उसका हाथ सेट था, और मैं रास्पबेरी पर ही काम करता था। फिर हमने हल्के हल्के करके उस प्रोजेक्ट को आगे तक लेकर के गए, सेमीफाइनल तक पहुंचे हिंदुस्तान यूनिलीवर आइडियाथॉन कैफे में। और उस टाइम पर टीम कोड रेड नेम से हुआ करता था। तब की प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक टीम हुआ करती थी हम लोगों की। फिर ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद हमने जब वो पहला कंपटीशन साथ में खेला, उसके बाद हमने सोचा कि हम आगे हमेशा साथ में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारी सिनर्जी अच्छी बैठ गई थी वो एक ही कंपटीशन में। और फिर काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, जिनमें से एक आप सबने यूट्यूब थंबनेल पे भी देखा होगा, जो कि AIR-1 इन क्वेस्ट ऑफ आइडियाथॉन SDGs 2021 था। तो ये एक कंपटीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग की तरफ से करवाया जाता है। आप सबने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशंस की टोटल 17 SDGs है, जो कि जिनके ऊपर काम चल रहा है हर जगह पे पूरी दुनिया भर में। और उनका गोल है कि उन सारी SDGs पे फोकस करके, और इस दुनिया में जो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे हंगर एंड पॉवर्टी, वाटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉपर हेल्थ केयर से, एजुकेशन से, उन सबको सॉल्व करने का ट्राई किया जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत हमने भी इन क्वेस्ट ऑफ SDGs आइडियाथॉन में पार्ट लिया। और ये बताते हुए हमें बेहद ही खुशी हो रही है कि हम उसमें ऑल इंडिया रैंक 1 आए थे, जिसमें हमें 50,000 का कैश प्राइज भी मिला था। तो बेसिकली वो जो आइडियाथॉन था, उसमें हमने जो अपना आइडिया प्रेजेंट किया था, आइडिया नहीं मतलब वहीं पे हमने डेवलप किया था उस 2 दिन की जो भी वो पूरा का पूरा प्रोग्राम था। तो उसमें हमने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो कि एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पर उसको ऊपर ज़्यादातर लोगों की नज़र नहीं जाती। आप सबने भी देखा होगा कि जो बाइक का जो साइड स्टैंड होता है, वो अक्सर लगा हुआ नहीं होता, हम भूल जाते हैं उसको ऊपर करना। तो हम तो काफ़ी लकी है, जैसे मेरे साथ ये पर्सनली होता था, इसीलिए मैंने इसको बनाने का सोचा। वो ये था कि हर बार जब भी मैं बाइक स्टार्ट करता था, तो बाइक का जो साइड स्टैंड है वो मैं ऊपर करना भूल जाता था, और उसकी वजह से जैसे टर्न लेता था तो वो नीचे टच होता था। चलो हम तो इतने लकी है कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। पर एक WHO का डेटा है 2013 का, जो हमें लेटेस्ट मिला, उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 2,86,000 एक्सीडेंट्स में से 22% जो बाइक एक्सीडेंट है, उनमें जो डेथ हुई है वो साइड स्टैंड ऐसे नीचे रहने की वजह से हुई है। क्योंकि बाइक जब वो तेज चला रहा होता है कोई राइडर, और बाइक का स्टैंड जब नीचे रहता है, तो फिर वहाँ पे एक्सीडेंट होकर डेथ भी हो जाती है। तो जो हमने डिवाइस बनाया था, वो जो साइड स्टैंड है उसको ऑटोमेटिकली ऊपर कर लेता है, और उसको वापस नीचे भी कर सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। तो हमारा जितना भी गोल था स्टार्टिंग से, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर हम लोग फोकस करते थे। बट देन वी सॉ दिस प्रॉब्लम कि WHO का ये एक डेटा था, तो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम थी। बेसिकली हमारा हमेशा फोकस भी यही रहता था कि जितने भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है उनको टैकल करा जाए। बिकॉज सबसे बड़ा स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर बात यही होती है कि जस्ट नो योर व्हाई। और हमारा व्हाई हमेशा से यही था कि जनरल कंसेंसस में जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम टैकल करें। अब जब हम ऑटोमेटिक स्टैंड सिस्टम बनाया तो हमने दो चीजें ध्यान में रखी, दैट वाज सेफ्टी एंड द सेकंड वन वाज कन्वीनियंस। बिकॉज जो फैटिलिटीज थी उनको हमें खत्म करना था, तो हमारे को सेफ्टी की जरूरत थी। प्लस द सेकंड वन वाज कन्वीनियंस, क्योंकि अगर ऑटोमेटिक स्टैंड सिस्टम जहां पर भी हमारा ये सिस्टम लगा होता है, वहां पर आपको खुद ये चीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि स्टैंड लगा हुआ है या हटाना है। क्योंकि प्रायर आर्ट जो अवेलेबल है अभी आसपास, आप अपने देखते हैं जो सॉल्यूशंस अवेलेबल है, वो है या तो आपके बाइक के अंदर एक प्रॉम्प्ट आ जाता है कि आपका स्टैंड ऊपर नहीं है, आप ऊपर कर लीजिए। अदरवाइज देयर इज अ ऑटो कट ऑफ मैकेनिज्म। सो व्हाट इट बेसिकली डज इज कि अगर आपका स्टैंड ऊपर है ही नहीं, नीचे ही लगा हुआ है, तो आपकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती, या फिर सेल्फ बैलेंसिंग बाइक्स आ जाती हैं। तो ये एंड यूजर के लिए फीजिबल नहीं है, क्योंकि एंड यूजर इन सब चीजों के अंदर नहीं पड़ना चाहता, उसे बस डायरेक्टली एक सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो वही एक गोल था, और 2 दिनों के अंदर हमने इस प्रोजेक्ट को पहले कंप्लीट करा, एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लेकर के गए। और ऑल ओवर इंडिया से ही सारे के सारे पार्टिसिपेशंस थे। और थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि जब आपके सामने आप सिर्फ एक दो लोगों की टीम होते हैं, और आपके सामने स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी 3-3 4-4 साल से हैं, 10-10 साल से हैं, दे हैव बीन इन दिस मार्केट फॉर अ डेकेड।
and they have had this product for a decade. तो आपको थोड़ा लगता है कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे करोगे उस पे कैपिटलाइज. बट वी वर फॉर्चुनेट इनफ बिकॉज हम थोड़ा आगे रहे हमेशा कंपटीशन से. वी वर ग्रेट इन इनोवेशन, वी वर ग्रेट इन बिजनेस, सो ओवरऑल वी वर एबल टू विन दैट चैलेंज, एंड दैट्स हाउ कीकी केम इनटू प्ले. उसके बाद हम लोगों ने तुरंत फोकस करा कि हम लोग जल्दी से इस जो टीम का जो कॉन्सेप्ट है उसको चेंज करके अब स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं पूरी तरीके से. सो वी इनकॉर्पोरेटेड आवर कंपनी इन द लास्ट ईयर. एंड व्हाट कीकी बेसिकली मींस इज कि हवाईयन वर्ड के अंदर एक वर्ड होता है दैट इज काइकी. तो काइकी का मतलब होता है कि सबसे ऊंची चोटी. एंड ड्यू टू सम नेचुरल फिनोमिनल्स ऐसा भी होता है कि जो चोटी होती है वो कभी उस पर्टिकुलर हाइट पर ही नहीं रहती, वो हमेशा ऊंची होती रहती है, बढ़ती रहती है. सो इसलिए वही एक थॉट था. प्लस कीकी इज वेरी कैची. आप लोगों को भी हमेशा याद रहेगा ये नेम कीकी. बस यही थॉट था एक कीकी के पीछे. तो वहाँ से हमने 16 दिसंबर को ये जो कंपटीशन था ये 1 और 2 दिसंबर 2021 में हुआ था. और 16 दिसंबर को हमने ACIC राइज अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, ये भी नीति आयोग का इनिशिएटिव है, जो ACIC राइज यहाँ पे CEC लांड्रा में जो है उसमें हमने अपनी कंपनी को इनको मतलब हमने इनके साथ MOU साइन किया, जिसके अंडर इन्होंने हमें 11 मंथ के जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है उसके अंदर मतलब हमें सारी प्रॉपर ट्रेनिंग दी कि कैसे कंपनी को चलाना होता है, क्या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कैसे इनोवेशन को प्रेजेंट करना होता है वो सब. और ऐसे करके हमने 8 मार्च 2022 को अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट कराई, जिसको अभी 8 दिनों में 1 साल होने वाला है. तो ऐसे हमारी की एग्जिस्टेंस में आई. और उसके बाद से हम फोकस करते जा रहे हैं कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस लाए जो कि या तो लोगों की लाइफ को ईजी बनाए या फिर किसी ना किसी तरीके से जो हमारी सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट में हम हिस्सा ले पाए. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट कीकी इज कि अभी तक जैसे स्टार्टअप्स का क्या होता है, जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट सीख करने की कोशिश करते हैं. हमारा ये सब कुछ बूटस्ट्रैप्ड है. एवरीथिंग दैट वी हैव पुट इन आवर कंपनी हैज बीन रेज्ड बाय अस ओनली. We have won various competitions, we have put that money, we haven't used that money at all for our own pleasure. We have used that money just for our company building itself and our product building. So that's the great part about us. That's what I think. आपने सही बताया, जैसे आपको कीकी नाम बहुत ही यूनिक है एंड उसका मीनिंग भी अच्छा था. एक्चुअली हमें पता नहीं था ये मीनिंग बट यूनिक है, सही है. एक क्वेश्चन था लाइक कि जैसे आपने अपनी पूरी स्टोरी में बताया कि आपने डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया एंड उससे जीता भी और कहीं कहीं मतलब रनर अप भी रहे. सो आपको मतलब इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती थी? लाइक अगर एक बच्चा है वो स्टार्टअप शुरू करता है एंड उसे जानना है डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स में कैसे वो पार्ट ले, तो कैसे उस चीज के बारे में अवेयर हो सकता है? तो मतलब बहुत सारी रिसोर्सेज थे जहाँ से हमें पता चला, पर मैं एक बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको पहले तो एक कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें आपको पता लगता रहता है. पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास आई होप कि मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि कम्युनिटी नहीं होगी, तो उसका जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है वो है अनस्टॉप. आप सबने सुना होगा अनस्टॉप का नाम. ये एक वेबसाइट है, मतलब ये भी एक स्टार्टअप ही है. कुछ दिन पहले इसको आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा. तो बेसिकली ये क्या करता है कि जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको बच्चों से कनेक्ट करता है, ठीक है. तो उनके बीच का ये काम कर रहा है. तो जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन दिखेंगे, चाहे वो कोडिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो हार्डवेयर से हो, चाहे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों से हो. मतलब हर डोमेन के कॉम्पिटिशन वहाँ पे जो चल रहे होते हैं उनमें आप रजिस्टर कर सकते हो. और बड़े बड़े मतलब IITs भी उसमें अपने कॉम्पिटिशन्स को लिस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी करती है और छोटे छोटे कॉलेजेस भी करते हैं. तो वहाँ पे ओवरऑल आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स मिल जाएंगे जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. बिल्कुल सही रविंद्र ने गाइडेंस दी है कि जो भी नए स्टूडेंट्स अगर हैं इस चीज में घुसना चाहते हैं, देन अनस्टॉप इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म दैट यू शुड लुक फॉर. प्लस यू कैन आल्सो स्टार्ट स्मॉल. जैसे कि अगर कहीं पे भी आप किसी भी कॉलेज में हो, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा. हम लोग भी उसमें रैंक होल्डर्स हैं. तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन सबसे बड़ा हैकाथॉन है, उसमें पार्टिसिपेट करो. एंड छोटे छोटे जो कॉलेजेस के अंदर के हैकाथॉन है आपके खुद के, क्योंकि सारे डोमेन्स के अंदर जरूर डोमेस्टिक हैकाथॉन जरूर होते हैं, वहां पे आप हल्के से छोटे से स्टार्ट करो एंड देन मूव फॉरवर्ड विद अनस्टॉप एंड दीस प्लेटफॉर्म्स बिकॉज़ दे आर ग्रेट. शुरुआत में ये होता है कि आप काफी कॉम्पिटिशन हारते हो. शुरुआत में क्या, आगे भी बहुत कुछ होता है, मतलब आप कॉम्पिटिशन हारते हो. पर वही है कि हमेशा ये चीज बोली जाती है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए. वो इसीलिए बोला जाता है कि जो स्टार्टिंग पीरियड होता है आपका, जो लर्निंग फेज होता है, उस समय आप जिस भी कॉम्पिटिशन में जाओगे वहां पे ऐसे लोग होंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन में तो रैंक सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है. तो कितना ही मतलब छोटा कॉम्पिटिशन हो, पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि उस फील्ड में
1-2 साल, 5 साल, 10 सालों से है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप हारोगे। तो फिर जो आपको वो लोग बनने हैं जो वो 3 लोग होंगे, ठीक है? तभी आप जीत पाओगे। तो उसके लिए मतलब अगर आप पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो फिर ये रहेगा कि जो रफ फेज होता है जहाँ पे आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलती, आपको सारे टाइम उसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ना होता है, या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हो, तो उस समय कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलती जब तक आप कोई अवार्ड नहीं जीत जाते। तो अगर आप अपने पैशन वाली चीज़ कर रहे हो तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू रख सकते हो। ऐसा नहीं कि 4 दिन बहुत किया, दिन में 18-18 घंटे किया पर छोड़ दिया। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। और वहाँ से आप कुछ साल अगर अपने आप खुद को देखो, जैसे एक प्रिंसिपल है कि तो अगर आप ये भी मान के चलो कि आप किसी चीज़ को 1000 घंटे भी दे रहे हो, तो आप मतलब एक उस स्टेज पे आ जाओगे जहाँ पे आप कॉम्पिटिशन लड़ सकते हो, और फिर धीरे-धीरे आप खुद को हमेशा इम्प्रूव कर सकते हो, दूसरों को देख के कि कौन कैसे प्रेज़ेंट करता है, कैसे कौन जीत रहा है, हमें क्या दिक्कत रही और उसको आगे कैसे सॉल्व किया जाए। बिकॉज पैशन ना एक स्ट्रीमलाइन कर देता है, जैसे रविंदर ने एक्सप्लेन करा। होता क्या है कि अगर आप एक चीज को लेकर के पैशनेट हो, यू स्टे फोकस फॉर इट। जैसे हम लोगों के ऑटोमोटिव सेक्टर था, हम वहीं पर ही फोकस रहे। अपने डोमेन को इतना ज्यादा वाइडन नहीं करना है आपको कि आप उस चक्कर में डाइल्यूट कर दो अपने कॉन्सेप्ट्स को। यू शुड बी फोकस्ड। अगर आप जहां पर भी जिस भी रेंज में जाना चाहते हो, जहां पर भी आपको घुसना है, तो आपको उस डोमेन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप हर जगह अपना हाथ डालने की कोशिश करो कि आप यार मैं ऑटोमोटिव में भी कुछ कर लूं, कि यार मैं सर्विस सेक्टर में भी कुछ कर लूं, तो वो चीज नहीं हो सकती। व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, यू हैव टू फॉलो दैट। क्योंकि उस टाइम पर अगर आपको हार भी जाते हो ना, अगर आप, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कॉम्पिटिशन हारने हैं, वो तो पक्का है। हम लोग भी बहुत बारी कई सारे कॉम्पिटिशन आ रहे हैं, बट वो मोटिवेशन सिर्फ तभी रहती है अगर आपको वो करने में अच्छा लगता है। अगर आपको वो करने में अच्छा ही नहीं लगता, तो आपकी वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। डोंट फॉलो अदर्स, जस्ट मेक योर ओन पाथ। ओके, एज यू सेड कि पैशन ही फॉलो करना चाहिए, लाइक समरी इसका ये हो जाएगा कि अपने पैशन, जिस चीज में इंटरेस्ट है वो फॉलो करो। अगर हम 10 चीजों के पीछे भागेंगे तो कोई भी चीज अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और Right. अब मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज यू मेंशन इन योर फर्स्ट thing, like what incubation, so I am asking about incubation, like अगर आप ऑडियंस को एक बार बता सकते हैं कि incubation होता क्या है। और लाइक कई कॉलेज ऐसे होते हैं कि जिनमें incubation centers ही नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट incubations क्या होते हैं और कैसे वो दूसरी जगह से incubation ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो चीज कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या क्या फायदे उसको हो सकते हैं। तो बेसिकली जो इंक्यूबेशन सेंटर्स की अगर बात आती है, अगर आप एक नया इनकॉर्पोरेटेड स्टार्टअप हो, तो यहाँ पे बेसिकली इंडिया के अंदर बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। देयर आर प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स आल्सो एंड पब्लिक इंक्यूबेशन सेंटर्स आल्सो, यानी कि जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के अंडर ही ये एक स्कीम निकाली गई थी कि ऐसे इनोवेशन सेंटर्स खोले जाएं ऑल ओवर इंडिया। तो इंक्यूबेशन सेंटर्स का क्या होता है, इट इज नॉट लिमिटेड टू स्कूल, इट इज नॉट लिमिटेड टू कॉलेज इटसेल्फ। जैसे कि आपने कहा कि जिन कॉलेजेस के अंदर इनोवेशन सेंटर्स, ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स है ही नहीं, तो वो लोग क्या करें। तो जैसे हम लोग भी ACIC राइज के साथ इंक्यूबेटेड है, तो वहां पे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी और कॉलेज से हो। हमारे पास एक साथ में इंक्यूबेटी है, ही इज फ्रॉम साउथ इंडिया, राइट। हाँ, तो वो भी हमारे साथ ही है। as long as your startup is good, your startup is doing something great for the society, your product is viable, और आपकी जो प्रेजेंटेशन है, वो जो टीम है इंक्यूबेशन सेंटर की उसको पसंद आती है, बी इट प्राइवेट और बी इट गवर्नमेंट बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर, वो आपको अपने अंडर इंक्यूबेट कर लेगी। तो जैसे अभी रविंदर ने स्टार्टिंग में बताया भी था कि 11 मंथ्स का एक पीरियड देता है इंक्यूबेशन सेंटर। उसके अंडर आपको गाइडेंस मिलती है, आपको वेरियस टाइप ऑफ मेंटर्स मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। खुद उनके इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर ऑफिसेज होते हैं, जैसे हमारा खुद का भी ऑफिस है केकी प्राइवेट लिमिटेड का, और कई सारे ऐसे कनेक्शंस मिलते हैं। जैसे कि हमें अगर अभी हम थोड़ा एम्बेडेड सिस्टम्स पर अपना काम कर रहे थे, तो हमें कुछ एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट करना था, तो उस कनेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टिंग में स्टार्टअप्स के पास बहुत सारे लोग नहीं होते, तो आपको एक इंक्यूबेशन सेंटर की जरूरत पड़ती है। तो बहुत लोग हैं, 1000 XPC भी शायद प्रोवाइड करता है इंक्यूबेशन सेंटर। तो ऐसे ही अलग अलग है। तो मतलब कि जैसे शुभ ने बताया कि दोनों टाइप के इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं, और उसमें मैं बस थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि यूजुअली ऐसा होता है कि इंक्यूबेशन सेंटर्स 2 तरीके के होते हैं। एक तो वो जो इक्विटी बेसिस पे आपको इंक्यूबेट करते हैं, मतलब कि वो आपसे इक्विटी मांगेगा आपकी कंपनी में। यूजुअली इंडिया में जो नंबर है वो 2% का है, तो 2% या 3% के करीब आपसे इक्विटी मांगते हैं, और फिर उसके अंदर आपको फिर ऐसी फैसिलिटीज मिलती है जैसे ऑफिस स्पेस हो गया, मतलब आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए, या फिर ऐसे IPR सपोर्ट हो गया कि अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हो
तो उसको पेटेंट वेटेंट करवाना वो सब, और बाकी मेंटरिंग वगैरह जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है वो सब दिया जाता है। और दूसरे टाइप के इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं जो कि एक सक्सेस फीस चार्ज करते हैं, मतलब उनका ये जो क्लोज होता है, पूरा जो टर्म शीट होती है उसमें एक क्लोज होता है कि अगर आपने कोई भी फंडिंग रेज की उनके थ्रू, तो फिर उसका कुछ भी सक्सेस परसेंट जो फीस होता है, जैसे लेट सपोज कि आपने 1 लाख रुपए रेज किए कहीं से, तो फिर ऐसा होगा कि उस इंक्यूबेशन सेंटर का जो भी टर्म होगा, जैसे यूजुअली ये भी 2 से 3% होता है, तो जितनी भी फंडिंग आप रेज करोगे उसका 2 से 3% जो मनी है वो आपको इंक्यूबेशन सेंटर को देना होगा, एंड दैट्स इट। तो ये ऐसा होता है इंक्यूबेशन सेंटर। जैसे कि गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सेंटर मैंने आपको बताया, अगर आपके कॉलेज में नहीं है तो भी आप दूसरी जगह पे इंक्यूबेट हो सकते हो। ACIC जो है वो सबसे बड़े इंक्यूबेशन सेंटर्स में से आते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। और बाकी जो प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं वो कॉलेजेस खुद के हो सकते हैं, वो चाहे कॉलेज प्राइवेट भी हो सकते हैं और IIT जैसे गवर्नमेंट कॉलेज भी हो सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम होता है। और इंक्यूबेशन में यही है कि मतलब शुरुआत में आपको बहुत कुछ पता नहीं होता, जैसे कि शुभ ने आपको बताया, आपको ये नहीं पता होता कि किस इंसान से कनेक्ट करना चाहिए, आपको क्या स्टेप आगे लेना चाहिए जिससे कि आप मतलब अपने स्टार्टअप को प्रोग्रेस कर पाओ, तो वो सब आपको वहां पे मिलता है। अच्छा, जैसे आपने बताया अपनी स्टोरी में कि लाइक आपने बूटस्ट्रैप ही किया सब कुछ, आपने कहीं से भी कोई फंडिंग नहीं उठाई, तो एक बार आप ऑडियंस को समझा दो कि बूटस्ट्रैप और फंडिंग में अंतर क्या है एंड दोनों के नुकसान और फायदे क्या हैं। लाइक अगर आप बूटस्ट्रैप हो तो आपको उससे क्या फायदा हो रहा है कि आप फंडिंग नहीं उठा रहे हो, एंड अगर कोई फंडिंग उठाना चाहता है तो वो क्यों फंडिंग उठाए, लाइक उसका क्या रीजन होना चाहिए कि वो फंडिंग उठा के ही आगे बढ़ा सकता है, बूटस्ट्रैप में उसका काम नहीं चल पाएगा। तो बेसिकली जो हमारे दो पाथवेज आ जाते हैं ना, कि बूटस्ट्रैप करना है या फिर आपको इन्वेस्टर्स चाहिए। तो यार बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ी बात ये होती है, एक तो कि अगर आप बाहर मार्केट में जा रहे हो, इन्वेस्टर्स कई सारे, जैसे बड़े बड़े आप इन्वेस्टर्स भी देख लो, अगर आप अजनीर ग्रोवर के भी अगर आप बारे में सुनोगे और वो जो बातें कहते हैं, तो सबका निकल करके ये आता है यार, इन्वेस्टर तब रेडी होता है आपके प्रोडक्ट में डालने के लिए जब या तो आपके पास रेवेन्यू या फिर प्रोडक्ट इतना इनोवेटिव हो, ग्राउंड ब्रेकिंग हो कि आपका प्रोडक्ट आते ही मार्केट में बिल्कुल मचा देगा, ऐसे टाइप का आपके पास प्रोडक्ट हो तो इन्वेस्टर एंटर करना चाहता है। क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि वो आपके इक्विटी को ले और फिर वो इक्विटी का कोई वैल्यूएशन ही ना रह जाए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं प्रॉफिट के लिए, वो है उनका। तो हमेशा जब आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तब आपके पास दो पाथ्स होते हैं, कि या तो आप एक उसको जर्नी बिजनेस लेकर के चल रहे हो, अदरवाइज आप उसको एग्जिट बिजनेस की तरह लेकर के चल रहे हो। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फ्लिपकार्ट एक एग्जिट टाइप बिजनेस था। उसमें उन्होंने अपना जितना भी प्रोडक्ट को था बड़ी से बड़ी वैल्यूएशन पर लेकर के गए, और बड़े मार्केट प्लेयर्स को हल्के हल्के करके इन्वेस्ट उनको करवाते करवाते खुद की इक्विटी डाइल्यूट करवा दी और खुद हल्के से एग्जिट ले लिए। सो दैट इज द एग्जिट बेस्ड पाथ। अदरवाइज आ जाता है आपका जर्नी बेस्ड, कि आप उस बिजनेस के अंदर हमेशा रहने वाले हो। जैसे हमारा कीकी का एग्जांपल ले लेते हैं। हम लोग कीकी के अंदर अभी के लिए जितना हम लोग लेकर के चले हैं, हमारा गोल यही था कि हमारे पास यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो है वो हम अपने आप से लेकर के आए और उसे यूज कर ले। बिकॉज अगर आप इन्वेस्टर लेकर के आ जाते हो जर्नी बिजनेस में, तो उनका ये होता है कि उनको तो एग्जिट चाहिए जल्दी से जल्दी, तो उनको कंपनी से ज्यादा इस चीज की होती है कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उनका क्या आ रहा है। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो चीज है वो थोड़ी गलत हो जाती है उन लोगों के लिए, उन फाउंडर्स के लिए जिनको अपनी कंपनी से ज्यादा प्यार है। अगर आप इक्विटी बेसिस पर सोचोगे, कंपनी की वैल्यूएशन को चेज करोगे, देन दैट इज ग्रेट। बट अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट आगे जाए, आपकी कंपनी आगे जाए, तो आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना नहीं सोचते, वो अपने आप इन सिंक्रोनाइजेशन आता रहता है साथ में, क्योंकि अगर आपकी कंपनी अच्छा कर रही है तो वो करते रहेंगे। और रविंदर क्या है इसमें इलैबोरेट करेंगे। और जो आपने पूछा कि ये बूट स्ट्रैप किसको करना चाहिए और किसको फंडिंग लेनी चाहिए, तो उसमें ये है मेन चीज की शुरुआत में तो आप हमेशा ये ट्राई कीजिए कि आपका स्टार्टअप बूट स्ट्रैप ही हो। उसका ये तरीका है कि जैसे हमने बताया कि आप कॉम्पिटिशन्स में जाइए, वहां पे आप अगर कुछ भी जीतते हो, जैसे यूजुअली जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनका 50,000 1 लाख प्राइस होता है, जो भी थोड़ा बड़ा लेवल का होता है। तो अगर आप ऐसे मतलब ऑलमोस्ट 1 साल में अगर आप ऐसे 5-6 कॉम्पिटिशन भी जीत जाते हो तो भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। और उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स से, फैमिलीज वगैरह से भी थोड़े पैसे इकट्ठा कर सकते हो। और उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है वो तब होती है जब आप मतलब कुछ बड़ा करने वाले हो। तब मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोटे छोटे जो सोर्सेज है वहां से पैसे उठा के और आप उस चीज को स्केल कर पाओ, तो उस समय इन्वेस्टमेंट की बात आती है। और उसको भी काफी वाइजली आपको वो करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है तो आप किसी को भी साइन कर रहे हो, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि जो उनके क्लोजेज होते हैं वो काफी हार्श होते हैं, ठीक है।
तो उसमें आपको दिखेगा कि वो आपका कंपनी का 2-3% 4% ले रहे हैं, पर ऐसा होगा कि वो अपनी आपकी पूरी कंपनी पे कंट्रोल ला रहे होंगे, तो उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी आगे जाके, और काफी प्रेशर में आप काम करोगे तो हो सकता है कि आप वैसा काम ना कर पाओ जैसा आपने सोचा था। तो वो सब भी काफी जरूरी है। और बाकी बूटस्ट्रैप का ये फायदा है कि आपकी सारी की सारी जो इक्विटी है वो आपके पास रहेगी। बूटस्ट्रैप का मतलब ये होता है कि आपने किसी को भी कोई इक्विटी नहीं दी, आपने हमेशा पैसे कैसे भी खुद अरेंज किए, उसके बाद आपने अपना प्रोडक्ट बेचा, उसका जो प्रॉफिट आया उससे आपने अपने बिजनेस को और स्केल किया, और ऐसे करते आप जो एक सस्टेनेबल जो मतलब जो रूट होता है उसके ऊपर आप निकल चुके हो। तो इसमें आपका जो स्टेक होता है वो लगभग आपके पास ही होता है। इसका एग्जांपल ज़ीरोधा है, तो जितना भी स्टेक है वो उन 2 भाइयों के पास है। तो ये होता है। अब दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें क्या होता है कि कोई ना कोई आएगा पर वो आपसे अपनी कंपनी का परसेंटेज लेगा, ठीक है। जैसे मान लो उसने आपके कंपनी में 50 लाख इन्वेस्ट किया, तो हो सकता है कि कोई 1% मांग रहा हो। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना है, आपकी सेल्स क्या है, आपके प्रोजेक्शंस क्या है, ठीक है। तो मान लो 50 लाख पे 1% मांग रहा है, 10% मांग रहा है, तो वो सब डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे आपकी इक्विटी डाइल्यूट होगी तो वैसे वैसे आप जैसे आगे रेज करोगे पैसा, ऐसा नहीं होता कि आप एक बार में पैसा रेज करके स्टार्टअप को बहुत सक्सेसफुल बना दोगे। ये जो भी सीरीज फंडिंग होती है, जैसे सबसे पहले होता है सीड फंड, मतलब जो ऐसा फंड जिससे आपके जो प्रोडक्ट आप जो बना रहे हो उसको एक बेस मिल पाए। उसके बाद सीरीजेस में फंडिंग होती है कि सीरीज ए, सीरीज बी, वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी फंडिंग है। जैसे आपकी कुछ करोड़ों में फंडिंग है, ठीक है, डबल डिजिट करोड़ में, तो वो सीरीज ए बोली जा सकती है, डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट में। फिर ऐसे करके सीरीज बी होता है, ऐसे करके आपको आगे जाना होता है, जैसे उस पूरा जो पाथ होता है उसमें आगे जाना होता है। तो ये रहता है कि शुरुआत में आपको इक्विटी हमेशा कम डाइल्यूट करनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब आप बड़े बड़े फंड्स रेज करोगे तो उस समय आपको जो वो होता है कि परसेंटेज होता है इक्विटी का, वो भी आपको ज्यादा देना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे मेन डिसएडवांटेज ये आता है कि जो आपका स्टेक है कंपनी में, जो शुरुआत में 100% था, जैसे हम 2 है, तो मान लो कि 50-50 है, तो फिर वो धीरे धीरे रिड्यूस होता रहता है। और एक टाइम आएगा कि जब आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास भी इतना कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वो नहीं रह जाएगा, और आपकी पावर भी डाइल्यूट हो जाती है काफी। तो ये कुछ फायदे और नुकसान थे इन्वेस्टमेंट उठाने के, और या फिर आप बूटस्ट्रैप कर रहे हो तो उसका भी। क्योंकि इक्विटी जो होती है वो सबसे महंगी होती है। किसी भी कैश से, आपके पास कितना बड़ा भी डेब्ट हो या आपके पास कैश हो, इक्विटी से एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं होता। इट इज एवर इंक्रीजिंग एंड इट इज द बेस्ट एसेट टू ओन। सो इक्विटी को डाइल्यूट करने से पहले एटलीस्ट 100 बार ही सोच लेना चाहिए, सारे टर्म्स वगैरह को डबल चेक कर लेना चाहिए। एक टीम बनाने जा रहे हो, अपना को फाउंडर ढूंढने जा रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फ्रेंडशिप। अगर आपके साथ के इंसान का माइंडसेट ही वैसा नहीं है, अगर उसका स्केलिंग का माइंडसेट ही नहीं है, अगर उसका ग्रोथ का माइंडसेट ही नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं है। साथ पॉडकास्ट अभी 1 घंटा यहाँ पर स्पेंड करना है, फिर उसके बाद जिम भी जाना है, फिर वापस स्टार्टअप पर फोकस